बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुदस्सिर इकबाल को यूट्यूब चैनल पर। और आज बहुत सारी बातें होती हैं, हम आपको पॉलिटिकली चीज़ें बता रहे होते हैं, लेकिन आज से आपको वो चीज़ें बताना मकसूद है जो इस वक्त तब्दीली पाकिस्तान में आ रही है, और उसका एक बहुत बड़ा चंक पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हवाले से, पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के हवाले से, पाकिस्तान में बिल्डर्स के हवाले से वो आ रहा है। और उस पे आज से हम आपको तमाम तर वीडियोस, तमाम तर मालूमात वो शेयर करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची के बड़े मायनाज किस्म के प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी, प्रॉपर्टी डीलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक वसीम अकरम साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। अच्छा, बड़ा सादा सा सवाल होता है कि इमरान खान साहब ने जब ऐलान किया कि नया पाकिस्तान स्कीम होगी, 50 लाख घर बनेंगे, लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि कैसे होगा। खैर बहरहाल वो साल गुजरा, पिछले साल से ये ऐलान हुआ कि प्रॉपर्टी के अंदर बाकायदा रिलीफ मिल रहा है। एक तो बैंक लोन्स हैं, उनके ज़रिए है, दूसरा कंस्ट्रक्शन दोबारा से हमने देखा बड़ी तेज़ी के साथ शुरू हो गई, और अब प्रॉपर्टी के अंदर और कंस्ट्रक्शन के अंदर बड़ा बूम आया। क्या वाकई ऐसा है ये पिछले 2-4 माह से, जब से ऐलान हुआ वज़ीर आज़म की जानिब से? मुदस्सिर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टू। मुदस्सिर भाई, प्रॉपर्टी सेक्टर को बड़ा एक अरसे से टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब जो है वो रिसेंटली ये जो अनाउंसमेंट है, एमनेस्टी स्कीम है बिल्डर्स के लिए, और रियल एस्टेट सेक्टर आपको पता है एक बहुत वास्ट सेक्टर है। इसके साथ कोई मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ जो है वो इसके साथ अटैच हैं। अब जैसे आपने एमनेस्टी की बात की है, नया पाकिस्तान की बात की है, ये वो वाले फैक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को आबाद किया है। सही। जिसमें आप देखें बिल्डर के जो इंग्रेडिएंट हैं उसमें एक इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है। उसके बाद उसके अलावा जो है वो जितना बिल्डिंग मटेरियल है उसमें आप जो प्लास्टिक की इंडस्ट्री है, बहुत मल्टीपल जो ये फिटिंग एसेसरीज हैं, वुड का बहुत बड़ा काम है। मल्टीपल इन लाइन बिजनेसेस हैं जिनको अटैच हैं इस सेक्टर के साथ। सही। तो इस जो एमनेस्टी स्कीम है, इसकी वजह से एक बड़ा नेक रिलीफ मिला है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को। वापस जो है वो एक पेस में आने के लिए वापस इसको एक ब्लड मिला है इस एमनेस्टी स्कीम की वजह से। बड़ा अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, एक बिज़नेस वापस से स्टार्ट किया गया है। इस की वजह से आपको पता है कि जो लोग सफ़र कर रहे थे 2-3 साल से, अब जो है वो। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पर, आपने 2-3 साल से करे, ये कब से बड़ा एक बिल्कुल जैम सा हो गया था ये पूरी इंडस्ट्री? ये क्या वाकई इस इमरान खान साहब के आने के वक्त के 2018 के मिड के बाद से हुआ या उससे पहले चल रहा था? ये क्या सिलसिला है? कुछ थोड़ा सा उससे पहले भी जो PMLN का लास्ट एरा है उसके अंदर भी थोड़ा सा टारगेट किया गया उसको। अच्छा। इमरान खान साहब के आने के बाद फर्दर इसको हिटिंग ही हुई है। फिर जो है वो उन्होंने फर्स्ट आके एमनेस्टी अनाउंस की, जिसमें लोगों ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर अपना काफ़ी सारा जो है वो, क्योंकि नून लीग ने भी अपने आखिरी एरा के अंदर एक एमनेस्टी स्कीम दी थी, तो लोगों ने बड़ी लार्ज स्केल पे अवेल की। सही। उसके बाद आके थोड़ी सी रिजिड पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की रिगार्डिंग रियल एस्टेट सेक्टर, जिसकी वजह से, जिसमें जो मेन प्रोमिनेंट फैक्टर्स ये थे कि आप 4 मिलियन से नीचे अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आप प्रॉपर्टी नहीं बाय कर सकते। असद उमर साहब के दौर की, असद उमर साहब के दौर की बात है। और उसके बाद जो टारगेट किया गया उसमें गेन टैक्स को बढ़ा दिया गया, एडवांस टैक्स को बढ़ा दिया गया। इसमें टैक्स की सेक्शन अप्लाई होती है 236 ए से लेकर के तक की मल्टीपल सेक्शंस हैं जो टैक्स मैटर्स को डील करती हैं। ठीक। उसमें टैक्सेस की जो अमाउंट थी वो एक बड़े वॉल्यूम से बढ़ाई गई, जो एक डायरेक्ट हिटिंग हुई। फिर आपको पता है कि अगर आप इन्होंने फर्दर ये भी एक जो है वो उसका एलिमेंट था कि आप प्रॉपर्टी अगर बाय करेंगे तो आप थ्रू बैंक बाय करेंगे। फिर एक और फैक्टर भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, जिसमें आपने जो DC रेट जिनको हम कहते हैं, जो गवर्नमेंट सेलेक्टेड रेट होते हैं,
वो बड़ा मैसिवली इंक्रीज़ कर दी। यानी अगर एक प्लॉट आपका उस वक्त 10 मिलियन पे ट्रांसफ़र हो रहा था तो उसको डायरेक्ट 32-33 मिलियन के ऊपर ले गए। ये सारे इशू हुए 2018 के बाद से 19 के स्टार्ट में, लेकिन अब जो सिचुएशन है ये अब क्या बूम आया कि उन तमाम तर चीज़ों को पीछे कर दिया गया, हटा दिया गया है और चीज़ें तब्दील की गई हैं? क्या वजह हुई है? अब मुदस्सिर भाई काफ़ी हद तक इन स्टेप से चीज़ें ओवरकम हुई हैं। अच्छा, एक जो कॉन्फिडेंस, एक जो लेवल था लोगों का, एक ट्रस्ट था, वो शेक हो गया था। सही। अब ये जो स्टेप्स हैं, ये रिकवरी के स्टेप्स हैं, इसकी वजह से अब जो है मुदस्सिर भाई की काफ़ी हद तक वापस रिलीफ मिल रहा है लोगों का। जो है वो एक नेक टाइट थी, अब जो है वो लूज़ होना शुरू हुई है। डेफिनेटली चीज़ें वापस जो वो ट्रैक पे, इट विल टेक टाइम, लेकिन जो ये जो साइंस हैं बड़ी पॉजिटिविटी है इंशाल्लाह। अच्छा, पिछले 5 माह के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती कि पाकिस्तान में कोविड का जो स्टार्ट था मार्च, अप्रैल, मई, जून तक बड़ा शदीद रहा, फिर जुलाई के बाद से मुख्तलिफ सेक्टर्स में बेहतरी आना शुरू हुई नए बजट के बाद से, जुलाई के बाद से। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पिछले 6 से 7 माह में आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टी के अंदर और ये पूरा जितनी भी रिलेटेड प्रॉपर्टी रिलेटेड जितना भी बिज़नेस है उसके अंदर अब फर्दर बेहतरी आ रही है? बिल्कुल मुदस्सिर भाई, अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सबसे पहले ये अनाउंस किया था कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहाल करें, क्योंकि एमनेस्टी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थी और प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट की थी कि हम इसको वापस कम्प्लीटली बहाल करें। सही। उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। देखें, एक इस लेवल पे जब अनाउंसमेंट होती है तो डेफिनेटली लोग कंफर्टेबल और सिक्योर फील करते हैं। उनके ये ट्रस्ट आ जाता है कि हमारा जो सरमाया है, अगर जो हम गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम इसको इसमें पाइल अप करेंगे तो ये सेफ़ है। तो इस चीज़ की जो पीएम लेवल तक की अनाउंसमेंट थी उसमें लोगों ने बड़ा पॉजिटिव फील किया और बड़ा अच्छा फीडबैक है, उसका इम्पैक्ट नज़र आता है। उसमें आप अगर स्टॉक मार्केट में भी जाके देखेंगे तो जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आप अगर सीमेंट इंडस्ट्री को उठा के देख लें, सीमेंट सेक्टर के अंदर बड़ा फ्लरिश किया है। अच्छा। प्रोमिनेंट सेक्टर में आप देखें, चिराड़ सीमेंट को देख लें, पावर सीमेंट को देख लें। अगर आपको एग्जैक्टली याद हो, अगर आप 8 महीने पहले हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो पावर सीमेंट का शेयर था तकरीबन 5 रुपये। आज पावर सीमेंट का शेयर विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 11 रुपये कुछ पे आज खड़ा है। चिराड़ सीमेंट 32 से गया है, आज 80s में है। जितने भी आप अटक सीमेंट को देख लें, हर सीमेंट सेक्टर में, स्टॉक एक्सचेंज में भी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड जितना भी मामला है वो भी वहां पर बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। वॉल्यूम आप एक बड़े स्केल पे आपने सीमेंट जो है वो इतनी बड़ी जो आपकी बाहर आप भेज रहे थे वो डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन हो गई उसमें। सही। यानी आपकी जो लोकल खपत थी सीमेंट की वही पूरी नहीं कर पा रहे, इतना आपकी रिक्वायरमेंट है। उसके बावजूद भी अभी जो एक्सपोर्ट के अंदर है वो टेक्सटाइल नंबर 1 पे और अभी भी सीमेंट नंबर 2 पे है। अब वो उसमें इंडस्ट्रीज ने अपने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो कितने 1000 टन्स में बढ़ाई है। उस वजह से वो अब रिक्वायरमेंट, आपको पता है कि अभी भी बड़ी जो है वो आपको भागदौड़ करके अप्रोच करके अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। अच्छा, सादा लफ्ज़ों में अगर हम ये पूछें कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री और इस सारे इंडस्ट्री में ये कितनी बड़ी पाकिस्तान में इंडस्ट्री है, क्या वाकई इसको हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज़ में 1-2 में इसके शुमार हो, कि वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो, वो प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, मतलब ज़मीन से लेकर उस पर बिल्डिंग खड़ी करने तक, तो क्या वाकई ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है पाकिस्तान की? दरअसल भाई ये बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है। इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इतनी बड़ी कनेक्टिविटी है ये। आप हमारे इर्द गिर्द में जितने लोग हैं, अगर आप हमें एक लेमैन में भी देखें तो हर एक इससे अटैच है। सही। आपने भी अपना घर बनाना है, मैंने भी बनाना है, एवरीवन इज थिंकिंग, उसका कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल का इससे लिंक है, चाहे वो हमारा कोई भी प्रोफेशन है। सही। कोई भी प्रोफेशन है, वो एंड ऑफ द डे वो ये सोचता है कि मैं अपना घर बना लूँ। ये हम एक जनरल यूटिलिटी की बात करें, पब्लिक यूटिलिटी की बात करें। बिल्कुल ऐसा। कमर्शियल यूटिलिटी में आप आ जाएं, कमर्शियल में भी एवरीवन इज टू बी अटैच्ड विद दिस इंडस्ट्री। किसी ने ऑफिस लेके तो बैठना है, ऐसे वो ऑफिस भी रियल स्टेट के अंदर है।
किसी ने जो है वो अपनी कोई भी फर्म बनानी है, कुछ भी कोई इंडस्ट्री लगानी है, वो सबसे पहले स्टार्ट ही रियल एस्टेट से करेगा। बिल्कुल ऐसे, कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेगा। तो डेफिनेटली हर बंदे का कहीं ना कहीं इस रेडियस के अंदर वो हर जनरल यूटिलिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो वज़ीर आज़म ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो खोला है, उससे रियल एस्टेट से लेके कंस्ट्रक्शन और फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड बाकी इंडस्ट्रीज़ खोलने का, तो ये एक इंडस्ट्री खोलने से 100 इंडस्ट्रीज़ ऑटोमेटिकली जो है वो इसके साथ अटैच होके वो खुल गई हैं। वो हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल मुदस्सिर भाई, ये बात किसी सूरत गलत नहीं होगी, ये बहुत हद तक ठीक बात है कि एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से इंटरकनेक्टेड इतनी मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ हैं जो अनदेखी भी हैं, जो हमें पता भी नहीं है। देखें, अगर एक पाइप की इंडस्ट्री है, एक वुड की है, उसके पीछे रॉ मटेरियल में कितने लोग अटैच हैं, किस तरह की इंडस्ट्रीज अटैच हैं, हमें नहीं पता। एक सीमेंट इंडस्ट्री है, इसमें मल्टीपल इंडस्ट्रीज मजीद अटैच हैं, रॉ मटेरियल है, मशीनरी इक्विपमेंट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नॉलेज में भी नहीं है। चेन है एक, यानी मल्टीपल इंडस्ट्रीज़, और इतनी बड़ी ये कनेक्टिविटी है, इतना वास्ट पोर्टफोलियो है इसके अंदर कि आप बहुत सारी चीज़ें हमारी नॉलेज में नहीं है। मसाइल कहाँ पर आ रहे हैं इस सारे अमल में? आप समझते हैं एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी डीलर, कि यहाँ पर ये चीज़ें गवर्नमेंट मज़ीद बेहतर कर दे तो हालात और ज़्यादा इस इंडस्ट्री के लिए और एक बायर के लिए जो आम आदमी है मेरे जैसा, उसके लिए भी आसानी हो जाए। कहाँ अभी तक मसाइल हैं जिसका एड्रेस होना ज़रूरी है? मुदस्सिर भाई, एक तो जैसे हमने एमनेस्टी की बात की, एमनेस्टी जो है वो एक स्पेसिफाइड सेक्टर को एंटरटेन कर रही है, जैसे बिल्डर है। सही। इसमें अगर कोई, इसमें जैसे आप रियल एस्टेट सेक्टर में एक जैसे टाइम लिमिट दे दी गई है कि आपने 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो वो फैसिलिटेट करता है सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास को, बिल्डर क्लास को। सही। और जो एक जनरल पब्लिक है, अगर इसमें मैं एक एज अ लेमैन देखूं कि मैंने अपना घर बनाना है, तो लोअर मीडियोकर फैमिलीज जो हैं वो 2 साल के अंदर अपना घर कंप्लीट नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस प्रॉब्लम। सही। यानी किस्तों में घर बन रहा होता है, पहले बुनियादें बना ले, फिर ग्रे स्ट्रक्चर हो जाए और उसके बाद घर कंप्लीट। बिल्कुल 5-5 साल लग जाते हैं। तो जनरल पब्लिक को फैसिलिटेट करना चाहिए। दूसरा सर, लेजिस्लेशन जो है ये बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है। सही। लेजिस्लेशन आपको अगर रिजेक्ट होगी तो उसका रिस्पांस भी रिजेक्ट आएगा, लोग उसमें चुप करके बैठ जाते हैं, वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते। असल में मसला ये है कि हमारी जो एक कल्चर है उसमें जो अडॉप्टेशन है वो बड़ी लेट है। यूज़र फ्रेंडली अगर पॉलिसीज़ होंगी तो लोग उनको अडॉप्ट करते हैं, रिजेक्ट पॉलिसीज़ को लोग यहाँ पे अडॉप्ट करने में थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, बड़ा रिलेक्टेंट होते हैं। जैसा कि आपने पॉलिसी दे दी कि भाई आप 4 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी नॉन फाइलर नहीं ख़रीद सकता, या 5 मिलियन की अभी जो है वो उन्होंने 1 मिलियन बढ़ा दिया है। ये एक बड़ा बैरियर कंसीडर किया जाता है ये टू बाय प्रॉपर्टी, क्योंकि सारा पैसा लोगों का डिक्लेयर नहीं है। ये एक फैक्ट है आपकी इकोनॉमी के अंदर, इसको फ़ौरन डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा। लेकिन यानी लोग अमूमन ये इमेज देते हैं या ये फ़ौरन से तासर दे देते हैं कि ये पैसा ब्लैक का लगता है। मुदस्सिर भाई, ये पैसा ब्लैक का नहीं होता, ये अनडॉक्यूमेंटेड मनी होती है, और आपकी मनी डॉक्यूमेंट होने में इट विल टेक टाइम। सही। आप इसको अगर कैटर करके लेके आएंगे तो आपको ये मतलब ग्रेजुअली इस चीज़ों को थोड़ा करना चाहिए, बिल्कुल रिजिड होके वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। लोग यहाँ पे रिलेक्टेंट हैं काफ़ी हद तक। इसमें वो बेहतरी हो सकती है अगर हम उसको थोड़ा सा टाइम लें। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा लेवरेज दें उसके अंदर। फिर सर जो इम्प्लीकेशन ऑफ टैक्सेस है, अच्छा टैक्सेस जैसे अभी 2% है और 4% है एडवांस टैक्स, बड़ी आप देखें अगर आपने एक जो डीसी रेट्स हैं वो 32 मिलियन, अगर हम फेज़ 8 की बात करें जहाँ कराची में फेज़ 8 की बात करें तो एक कनाल का प्लॉट इस वक्त 32.25 मिलियन के अंदर आता है आपको। सही। 32.25 मिलियन में अगर आप एडवांस टैक्स आप लगाते हैं तो वो कोई अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है आपका। या तो वैल्यूज़ कम हो और टैक्स की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा हो तो वो हुकूमत को भी फ़ायदा हो जाए। अब यहाँ हुकूमत को कम फ़ायदा है। आप टैक्सेस जो डीसी रेट्स हैं वो आप बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बड़ा लो हो जाता है। सही। अगर आप टैक्सेस की अमाउंट कम रखेंगे तो वो लोग वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं, एंड ऑफ द डे रेवेन्यू गवर्नमेंट को ज़्यादा जाएगा। सही। तो टैक्सेस का जो अमाउंट है ना, ये भी एक बड़ा बैरियर कंसीडर होता है कि आप एक प्लॉट ट्रांसफ़र कराने जाते हैं 7, 8, 9, 10 लाख रुपए आपके टैक्सेस लग जाते हैं।
ये भी एक बड़ा फैक्टर है, ये भी तो एक इस वॉल्यूम को भी कम होना, बहरहाल टैक्सेस का भी वो भी, और थोड़ा सा रिलेक्टेंट पॉलिसी रखी जाए रिगार्डिंग जो फाइलर और नॉन फाइलर वाला बिल्कुल मामला है, तो उसमें leverage दिया हाँ, जाए। लेवरेज 2 साल का, साल का, 1.5 साल का, 3 साल का, आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को लाया जाए। अच्छा, मैं आखिर में आपसे क्विकली ये पूछना चाहूँगा, बहुत डर लगता है लोगों को ना प्रॉपर्टी लेने में, पाकिस्तान में तो बहरहाल जो मौजूद है, लेकिन जो ओवरसीज़ हमारे लोग हैं ना, वो पाकिस्तान भी नहीं छोड़ना चाहते, वो चाहते हैं हमारा घर भी वहाँ हो, हम किसी न किसी तरह कनेक्ट रहें, लेकिन वो जब वहाँ से यहाँ प्लॉट लेते हैं परेशान हो जाते हैं कि यार लेना कैसे है। फ्रॉड आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये रहा है, सॉरी मतलब ये प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत ज़्यादा मामला है, इसलिए तो क्या कोई ऐसे चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख कर वो कर सकते हैं? मैं चाहूँगा कि हम अगली किसी वीडियो में लोगों के लिए पूरी मालूमात दें, लेकिन ये जो डर, जो खौफ है बाहर ओवरसीज़ बैठने के लिए, कोई ऐसी चीज़ हुकूमत ने अनाउंस की है और प्रॉपर्टी वालों के पास है कि बंदा वहाँ बैठा हुआ भी ख़रीद ले और उसके लिए बड़ी आसानी हो जाए? मुदस्सिर भाई, ये जो ओवरसीज़ हमारा एक आपने जो बात हाईलाइट की है, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, और बदकिस्मती से ये बात भी सच है कि बड़े मसले मसाइल हैं इस सर्कल के अंदर, और लोगों का ये हमेशा रहता है कि कोई फ्रॉडुलेंट एलिमेंट जो है वो करना हो जाए ये ट्रांजैक्शन करते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है एक ओवरसीज़ के लिए बड़ा मसला है, फ्रॉड हो जाए तो उसका आना, चीज़ें अपीयर होना, ज़ाहिर है वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी उस तरह की नहीं हैं इस सोसाइटी के अंदर, बदकिस्मती से। सही। लेकिन मुदस्सिर भाई, ये चीज़ें ओवरकम सिर्फ इसी तरह की जा सकती हैं कि जो आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं ओवरसीज़ से बैठ के, एक तो ये है कि उसमें आपका स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होना चाहिए। सही। स्ट्रॉन्ग रेफरेंस हो, आपको ट्रस्ट हो। आप ओवरसीज़ क्लाइंट से हमेशा बड़ी मिस्टेक क्या होती है, वो इंटरनेट से चेक करते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है वो सस्ती मिल रही है, वो डायरेक्ट उसको क्लिक करते हैं, उसको अप्रोच करते हैं, और फिर अल्टीमेटली वो कोई ना कोई उनके साथ हैंड हो जाता है। सही। पहले तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपका एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस हो। ठीक। दूसरा, फिर जो आप ज़मीन या जो आप जगह पे ख़रीद रहे हैं वो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को भी देखें। जैसे लेट्स सपोज हम DHA कराची की एग्जांपल लेते हैं, या जो है वो एक ऐसी सोसाइटी की हम एग्जांपल लेते हैं जो प्रॉपर सोसाइटी है, इनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कंडक्ट है, बड़ा एक प्रोसीजर है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट होता है, आपकी मेंबरशिप के लिए आपको आना पड़ता है, पीयर होना पड़ता है, आपको बहुत सारे प्रोसीजर अडॉप्ट करने पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर्स हैं जो आप अडॉप्ट करके एक चैनल के ज़रिए। मैं क्योंकि हम इस पे अलग से एक पूरी डिटेल वीडियो करेंगे कि क्या तरीक़ाकार स्टेप बाय स्टेप होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँ, कराची में DHA तो चलो एक बड़ा एक प्रोजेक्ट है, सोसाइटीज़ वहाँ बैठा हुआ एक मज़दूर, एक आम आदमी चाहता है कि कोई मैं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद में, मतलब सोसाइटीज़ होती हैं, ओरिजिनल होती हैं, चीज़ें होती हैं, मतलब वो ले सकता है, तरीक़ाकार उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। मुदस्सिर भाई, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होना चाहिए, थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन करें, और कोशिश करें कि जो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के हों वो आप कॉल करें, और वो जो प्रॉपर्टी का जो ओनर हो उसके नाम पे अमाउंट ज़रूर बनाएं। यानी कि अगर आपने 10 मिलियन का अमाउंट बनाना है तो आप उसका जो गवर्नमेंट का रेट है, कम से कम वो वाला अमाउंट ज़रूर उस बंदे के नाम पे बनाएं जिस बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हों, वो ओनर हो, और उन डॉक्यूमेंट्स को आप बाय कॉल उस इदारे से ज़रूर वेरीफाई करें जिस सोसाइटी का वो डॉक्यूमेंट है, उसको ज़रूर वेरीफाई करें, उसके नाम पे है। ये 2-4 चेक्स हैं जो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो होती है वो ट्रैकेबल होती है एट एनी स्टेज, तो वो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे, मलिक वसीम अकरम, और यकीनी तौर पर अगले आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी वीडियोज़, ऐसे सारे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आपने कमेंट में ज़रूर पूछना है कि आप क्या पूछना चाहते हैं, इस प्रॉपर्टी रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी मामला है तो वो हम एक्सपर्ट से वो बात करते रहेंगे। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।